गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खुवी के चैनल पे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। इससे पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था वो था वातावरण और वंशानुक्रम, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अगर जिन लोगों ने अभी तक मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से मेरे प्रीवियस वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, तो चलो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये इमेजेस डाले हैं। ठीक है ना, इस पिक्चर में आपको कोई भी सिमिलर नजर नहीं आएगा। ठीक है, किसी के हेयर डिफरेंट है तो सबके फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो भी डिफरेंट है, जो कलर है वो भी डिफरेंट है ना। तो इससे क्या समझ में आता है कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है व्यक्तिक भिन्नताएं। ठीक है, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, मैंने वंशानुक्रम जो पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था कि कोई भी मनुष्य सेम नहीं होता। ठीक है ना, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बर्ड्स हो। ठीक है, कोई भी एक जैसे नहीं होते। हर एक का कार्य करने का क्षमता अलग होता है, हर एक का शारीरिक बनावट अलग होता है, हर एक की सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। तो यही दिखाती है व्यक्तिक भिन्नताएं को, जिसको कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो फिर हम इसके अर्थ को देखते हैं। ओके, तो इसका अर्थ क्या कहता है। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रूप, रंग, शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि, स्वभाव तथा व्यक्तित्व के अन्य गुणों में भिन्नता से है। ठीक है, तो व्यक्तिभेद के अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन समय से ही व्यक्तिगत भेद का अंतर मानसिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है, जिसके कारण उनमें कम या अधिक भिन्नता है। ठीक है, तो मैंने जब लास्ट जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था आप लोग को, उसका नाम था वंशानुक्रम और वातावरण, तो उसमें भी मैंने बताया था कि अगर वो जुड़वा बच्चे भी क्यों ना हो, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस भी क्यों ना, बिल्कुल सिमिलर सिमिलर क्यों ना, फिर भी उनके क्या होंगे, हरकतें मतलब अलग ही होंगी। ठीक है, भले ही उनमें शारीरिक बनावट एक होता है, लेकिन क्या होता है, मैंने क्या बताया था, उनका जो थंब एक्सप्रेशन होता है, जो फिंगरप्रिंट होता है, वो अलग होता है। ठीक है, और अगर जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें हर एक चीजें ही डिफरेंट पाई जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से इस धरती में पाए जाने वाली हर एक चीज जो होती है ना, कोई भी सिमिलर नहीं होती है। ठीक है, न रूप रंग में सिमिलर होती है, न शारीरिक बनावट में सिमिलर होती है, न बुद्धि में, न रुचि में। ठीक है, जो उनका कार्य करने का क्षमता है वो उसमें भी सिमिलर नहीं होते हैं। मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से, संवेगात्मक तरीके से, वो हर तरीके से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम इसका एग्जांपल अपने घर में ही ले लेंगे, अगर दो भाई बहन है, ठीक है, तो देख लेना उनमें भी डिफरेंसेस आते हैं, वो दोनों एक जैसा उनका कोई चॉइस नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई किसी को फुटबॉल पसंद है तो किसी को बैडमिंटन पसंद होगा। उनकी बुद्धि, कोई पढ़ने में तेज है तो कोई पढ़ने में थोड़ा धीमा होगा, थोड़ा मंद होगा। ठीक है, अगर कोई जल्दी किसी चीज को कैप्चर करता है तो कोई उसको थोड़ा धीरे धीरे करता है। और उनके शारीरिक रूप में भी देख लेना, कोई मोटा होगा तो कोई पतला होगा, कोई हाइट में ऊंचा होगा तो कोई हाइट में कम होगा। तो ये होती है आपकी भिन्नताएं जो अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो शारीरिक भिन्नता, जो शारीरिक गठन है, जो शारीरिक भिन्नता है, इसमें क्या हो जाता है, आपका लंबाई हो जाता है, आपका मोटाई हो जाता है, त्वचा का रंग हो जाता है, आपकी आंखों की पुतलियों का रंग हो जाता है, बाल, नाखून और जो कुछ भी आपके शरीर में है वो सारी चीजें व्यक्तिगत भिन्नताएं को दर्शाती है। ठीक है, अगर हम दूसरा देखेंगे बुद्धि, तो बुद्धि में क्या होता है, कोई ज्यादा बुद्धिमान होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है ना। अगर हम रुचि के बारे में देखेंगे तो रुचि में क्या होता है, कोई खेलने में किसी को ज्यादा मन लगता है, तो किसी को पेंटिंग करने में ज्यादा मन लगता है, तो किसी को पढ़ाई करने में मन लगता है ज्यादा, है ना। कोई कोई बुक लेके बैठ जाते हैं, कोई नॉवेल लेके बैठ जाते हैं, तो वो क्या हुई, किसी को गाने में, किसी को डांस में, तो ये उनकी रुचियां हैं। ठीक है, और अगर संवेगात्मक भिन्नता की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा गुस्सैल रहता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला, तो कोई छोटी छोटी बातों में रो देने वाला होता है, किसी में बहुत ज्यादा प्रेम होता है, वो कहीं पे भी किसी के पास जाता है ना तो वो बहुत ज्यादा मतलब प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं ना। कोई बहुत करुणा में होता है, अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो वो उसको देगा, तो इस टाइप का हो जाता है। तो यही होती है कि हर इंसान में जो उनकी अलग अलग विशेषताएं होती है उसी को हम बोलते हैं व्यक्तिक भिन्नता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर आप पक्षी को ही देख लोगे तो कुछ पक्षी क्या होते हैं, आसमान में बहुत ऊंचा तक जाते हैं, कुछ होते हैं कि उससे थोड़े नीचे होते हैं, और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं ना। तो ये होती है उनकी भिन्नताएं।
तो यही होता है व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ कि कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता, किसी में सिमिलैरिटीज नहीं होती है, हर एक इंसान अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी परिभाषाएं। ठीक है, तो परिभाषा में हम देखते हैं टायलर के अनुसार ये तीनों जो थे वो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की है। ठीक है, तो यहाँ पे टायलर, तो इन्होंने क्या कहा है कि शरीर के आकार, रूप, कार्य करने की क्षमताओं, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि एवं अभिवृद्धि तथा व्यक्तिगत लक्षणों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भेद को दर्शाते हैं। ठीक है, सेम जैसे मैंने बताया था कि वो क्या होता है, आकार में, रूप में, काम में, जो भी आपकी क्षमताएं हैं कार्य करने की, बुद्धि में, ये हर एक तरीके में दर्शाया जाता है। ठीक है, सीवी गुड के बारे में हम देखें तो उन्होंने कहा व्यक्ति के बीच परिवर्तन या विचलन एक या अनेक लक्षण वाले होते हैं। ठीक है, कोई भी सिमिलर नहीं होता, सब में एक या अनेक लक्षण होते हैं, कोई भी एक जैसा नहीं होता। अपनी समग्रता में ऐसी भिन्नताएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भिन्न बनाती है। समझ में आया? अब जेम्स ड्रेवर ने कहा है मानसिक एवं शारीरिक गुणों के संदर्भ में समूह के औसत से व्यक्तिगत रूप में समूह के सदस्य के गुणों में पाए जाने वाली भिन्नता का विचलन को हम व्यक्तिगत भेद कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों ने अपने अपने राय को दिया है। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिगत भिन्नता होता क्या है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता की प्रकृति एवं विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और किसी भी चीज को जानने के लिए हम उसकी प्रकृति की ओर जाते हैं, है ना। तो हम आज जानेंगे कि इसकी प्रकृति एवं विशेषताएं क्या क्या होती है। तो यहाँ पे लिखता है कि व्यक्तिगत भिन्नता की प्रकृति के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित तथ्य बताए हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने परिभाषाएं पढ़ी डिफरेंट डिफरेंट मनोवैज्ञानिकों के, तो उसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, अपने तथ्यों को प्रकट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला पॉइंट है, वो बोलता है कोई भी दो व्यक्ति आपस में समान नहीं हो सकते क्योंकि दोनों व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि में कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स इतने सहज है जो आसानी से समझ में आ जाएंगे। कोई भी दो व्यक्ति आपस में समान नहीं होता है। दो व्यक्ति का जो सोचने समझने का तरीका होगा वो अलग होगा, उनका जो शारीरिक बनावट होगा वो अलग होगा, उनकी जो मानसिक क्षमता होगी वो अलग होगी, संवेगात्मकता जो होगी वो भी अलग होगी, जो उनका स्नेह करने का या फिर कठोर होने का, क्रोध करने का, यह आ जाता है आपका संवेगात्मक, जो भी आपके इमोशंस हैं। ठीक है, तथा सामाजिक दृष्टि, अब देख लो सामाजिक दृष्टि, समाज के लिए सबकी दृष्टि एक जैसी नहीं होती, तो हर एक चीज में अगर आप डिफरेंसेस देखते हो तो वही होता है आपका व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, तो इसी के लिए बोला जाता है कि दो व्यक्ति कभी भी सिमिलर नहीं होते। तो वैसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ बोलता है व्यक्तिगत भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। ठीक है, वो किसी एक में नहीं, वो सभी में पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख आधार वंशानुक्रम तथा वातावरण है। मैंने वंशानुक्रम और वातावरण पढ़ने के समय बताया था ना। चौथा पॉइंट बोलता है वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक भिन्नता पाई जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता है। एक छोटा बच्चा आपको हर एक चीज नहीं बता सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो आयु में बड़ा होते जाता है आप देखोगे कि जो कुछ भी है जिसमें उसको इंटरेस्ट है या फिर जैसे उसकी सोचने की क्षमता वो धीरे धीरे क्या होती है, स्पष्ट होती है, वो खुल के सामने आने लगती है। ठीक है, अब छठा बोलता है पर्यावरण के आधार तथा उसके प्रभाव से ही व्यक्तिगत भिन्नता विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्ति के विभिन्न गुणों का जो संगठन होता है उसमें विभिन्न गुणों की क्रियाशील में अंतर पाया जाता है। कोई भी एक जैसे नहीं होते हैं, उनके हर एक क्रियाशील में अंतर पाए जाते हैं उनके गुणों में। ठीक है, अब नेक्स्ट बोलता है हर एक व्यक्ति में आंतरिक और अंत व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, हर एक मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। आप अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, खुद में भी वो एग्जाम्पल देख सकते हो क्योंकि हम कितने ज्यादा डिफरेंट है लोगों से, है ना। तो ये हो जाता है आपका व्यक्तिगत भिन्नता की प्रकृति और विशेषताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। ठीक है, जिसको कि हम कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या क्या है, क्यों होती है हर एक इंसान में व्यक्तिगत भिन्नता। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, फिर है आयु व वृद्धि, जैसे जैसे विकास हो रहा है आप उसमें डिफरेंसेस देख पाओगे, जाति प्रजाति एवं राष्ट्र, लिंग भेद, परिपक्वता, शिक्षा एवं आर्थिक दशा, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और संवेगों का प्रभाव। तो हम जानेंगे कि एक्चुअली में ये सारी चीजें कैसे कैसे कारण बनी व्यक्तिगत भिन्नता की। ठीक है,
तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में वंशानुक्रम किस प्रकार से हमें विविधता प्रदान करता है। तो यहाँ पे बोलता है वंशानुक्रम माता पिता एवं अन्य पूर्वजों से संतान को प्राप्त होने वाला गुण है जिसमें शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक गुण सम्मिलित होते हैं। इन्हीं के आधार पर प्रत्येक मनुष्य में विभिन्नता और समानता भी दिखाई देती है। वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक भिन्नता पाई जाती है। जब मैंने आपको वंशानुक्रम और वातावरण पढ़ाया था, मैंने बताया था कि हर एक बच्चे में उनके पूर्वजों के गुण क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। उनके पूर्वजों के जिन जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं और जिन क्या करता है उनके जो गुण होते हैं उसको भी एक बालक में लेके आता है। ठीक है, जैसे कि उनके शारीरिक और मानसिक और व्यवहारिक गुण जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से हर एक के पेरेंट्स सेम नहीं है, हर एक का परिवार सेम नहीं है, तो हर एक में क्या होगा, जिन अलग अलग ट्रांसफर होंगे, हर एक की सोचने की क्षमता अलग होगी, शारीरिक आकार अलग होगा, मानसिक क्षमता अलग होगी, उनके काम करने का क्षमता अलग होगा। इसी के चलते व्यक्तिगत भिन्नता का कारण वंशानुक्रम भी है। अब नेक्स्ट है वातावरण। यहाँ पे लिखता है मानव विकास में पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुसार उसका शारीरिक, मानसिक विकास, रहन सहन, व्यवहार, आचार विचार होता है। अतः पर्यावरण के आधार तथा उसके प्रभाव से ही व्यक्तिगत भिन्नता विकसित होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप जहाँ पे रहोगे वैसी आप बन जाओगे। अगर आप किसी अच्छे जगह पे होते हो, अच्छे लोगों के बीच में होते हो, तो आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। अगर आप किसी मारधाड़ जहाँ पे दिन रात मार पीट गाली गलौज होते रहते वैसी जगह में रहोगे तो आपका जो स्थिति है आप भी वैसी बन जाओगे। इसी के चलते वातावरण भी जरूरी है और वातावरण भी एक कारण है व्यक्तिगत भिन्नता का कि हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे जैसा हमारा कल्चर है, जैसे वहाँ पे लोग व्यवहार करते हैं, जैसे वहाँ के लोगों का आचार विचार है, वही चीज बच्चों में ट्रांसफर होता है और बच्चे भी वही चीज करना स्टार्ट करते हैं। इसी के लिए वंशानुक्रम और वातावरण कारण होता है व्यक्तिगत भिन्नता का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के कारण भी लोगों में भिन्नता पाई जाती है। कुछ लोग स्वस्थ तो कुछ लोग दुर्बल होते हैं, इसीलिए उनमें शारीरिक शक्ति और कार्य क्षमता से भिन्नता पाई जाती है। स्वास्थ्य भी मैटर करता है, मैटर इसलिए करता है क्योंकि कुछ लोग स्वस्थ होते हैं, कुछ लोग अंदर से स्वस्थ होते हैं तो कुछ लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग डिसेबल होते हैं तो कुछ लोग भले चंगे होते हैं। तो ये भी क्या करता है, एक कारण है इंसानों में व्यक्तिगत भिन्नता की। ठीक है, उनके शारीरिक शक्ति की, उनकी कार्य क्षमता की, क्योंकि अगर कोई बीमार होता है तो उनकी कार्य करने की क्षमता क्या होती है, एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो इसी के लिए स्वास्थ्य भी कारण है एक। नेक्स्ट है आयु व वृद्धि, जिसको कि आप एज एंड इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखता है बालक का शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास उसकी आयु के अनुसार होता है, इसीलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर दिखाई पड़ता है। बुद्धि के कारण भी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करना, एक छोटा जो एक 3-4 साल का बच्चा है और एक जो 11-12 साल का बच्चा है, उन दोनों के बीच में आयु डिफरेंस है, तो उनकी क्या होगी, बुद्धि भी अलग अलग होगी, उनके कार्य करने की क्षमता भी अलग होगी, वो भी तो अलग हुए ना, उनमें भी तो व्यक्तिगत भिन्नता दिखाई पड़ी ना, आयु वो बुद्धि के हिसाब से। क्योंकि एक जो 2-3 साल का बालक है वो अपने काम खुद से नहीं कर सकता, वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, लेकिन जो एक 11-12 साल का बच्चा अपना काम खुद से कर सकता है ना। उनके शारीरिक बनावट भी अलग होगी, जो 2-3 साल का है वो थोड़ा छोटा होगा, जो 11-12 साल का है वो बड़ा होगा, उनकी सोचने की क्षमता भी अलग होगी, उनके अपने इमोशंस को प्रकट करने की भी अलग ही क्षमता होगी, है ना। तो इसी के लिए बोला जाता है कि आयु व बुद्धि भी कारण है। उसके बाद हम देखेंगे जाति, प्रजाति तथा राष्ट्र, जिसको कि हम कास्ट, रेस एंड नेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखता है व्यक्तिगत भिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान होता है। जैसे निग्रो प्रजाति के बालकों से अमेरिकन प्रजाति के बालक अधिक तेज और बुद्धिमान होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र के व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक विशेषताएं भिन्न भिन्न होती है। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो इस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, मतलब ये भी उसका प्रमुख और मुख्य कारण है। जाति, प्रजाति तथा राष्ट्र, हर जगह के लोग एक जैसे नहीं होते, हर जगह का कल्चर एक जैसा नहीं होता, हर जगह का खान पान एक जैसा नहीं होता, हर जगह का रहन सहन एक जैसा नहीं होता। मैंने ये आपको जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल डाला है निग्रो प्रजाति के बालक, इसका एग्जाम्पल मैंने पहला वाला जो मैंने वीडियो बनाया था अभिवृद्धि और विकास, इसमें भी मैंने दिया था कि जो निग्रो प्रजाति के बालक होते हैं वो जो होते हैं अमेरिकन प्रजाति के बालक से अधिक तेज होते हैं। ठीक है, जो मतलब अमेरिका में रहते हैं उनसे ये काफी ज्यादा तेज होते हैं, क्योंकि वहां का जो रहन सहन है वो अलग है,
वहाँ की जो सोचने समझने की क्षमता है वो अलग है, उनकी मानसिक स्थिति अलग है, और यहाँ पे जो अमेरिका के लोग हैं उनकी मानसिक स्थिति अलग है। अब अमेरिका के लोग अलग होंगे और इंडिया के लोग अलग होंगे, उनका खान पान, उनका रहन सहन सब कुछ अलग होगा, उनकी बुद्धि, जो भी वो करने कार्य करते हैं वो सब कुछ अलग होंगे, ठीक है। और उनका शरीर का बनावट, उनकी सोचने समझने की क्षमता, उनमें जो विशेषताएं होंगे जन्मजात वो भी अलग ही होंगे, है ना। तो इसी के चलते बोला जाता है कि जाति प्रजाति तथा राष्ट्र भी एक कारण है। नेक्स्ट है यहाँ पे शिक्षा एवं आर्थिक दशा, जिसको हम एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखता है शिक्षा ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। अगर आप शिक्षित हो तो आप सब कुछ जान रहे हो और वो आपका सर्वांगीण विकास करता है। और परिवार की आर्थिक स्थिति भी शारीरिक, शैक्षिक, भावात्मक तथा सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपकी शारीरिक, शैक्षिक और भावात्मक तथा सामाजिक विकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपकी सोचने समझने की क्षमता भी अलग हो जाती है। इसी के चलते ये भी एक कारण है। फिर हम देखेंगे लिंग भेद, जिसको कि हम सेक्स डिफरेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखता है बालक तथा बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास में अंतर होती है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो एक बालक और बालिका है उनके शरीर का आकार सेम नहीं होगा, उनकी सोचने समझने की क्षमता सेम नहीं होगी, वो एक दूसरे से इमोशनली कोई वीक होता है तो कोई स्ट्रांग होता है ना। तो यहाँ पे ये भी एक डिफरेंस है। फिर यहाँ पे बोलता है संवेगों का प्रभाव, जिसको कि हम इफेक्ट ऑफ इमोशन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखता है संवेगों के कारण भी लोगों में भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न संवेगों के कारण ही कोई व्यक्ति क्रोधी, लड़ाकू और कठोर दिखाई देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति शांति और दयालु दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो इमोशन है आपके, वो भी एक कारण है व्यक्ति भिन्नता के, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समान नहीं है। पता है, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, यहाँ पे कोई मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला है, बहुत ज्यादा लड़ाकू है, तो दूसरे ही पल में देखोगे कोई व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, बहुत शांत स्वभाव का होता है, बहुत दयालु होता है। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वो जाके उसको देगा, बहुत शांति से उससे बातचीत करेगा। तो ये होती है आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से शारीरिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक गुण भिन्न होता है, ठीक है। फिर है परिपक्वता, मैच्योरिटी। आप मैच्योरिटी के हिसाब से काम करते हो, क्योंकि हर लेवल में जो एज होता है वो हर एज में इंसान अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि हर समय में इंसान के पास मैच्योरिटी नहीं होती है। एक समय में बच्चा इमेच्योर होता है और एक समय में वो मैच्योर हो जाता है। जब वो इमेच्योर होता है उस समय उसकी हरकतें क्या होगी, वो अलग होगी। जब वो मैच्योर हो जाता है उस समय उसकी हरकतें क्या होगी, अलग होगी। तो यहाँ पे वही बोलता है परिपक्वता का मतलब कि बालक का जन्म के बाद धीरे धीरे शारीरिक, मानसिक परिपक्वता आती है। यहाँ पे बोलता है कि कुछ बालकों में शारीरिक, मानसिक विकास तीव्र गति से होता है तो उनमें परिपक्वता जल्दी आती है, तो किसी में धीरे धीरे होता है, इसी के चलते उसमें परिपक्वता देर से आती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएगा, आप अपने एग्जाम में इसको बहुत अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। यहाँ तक आपका व्यक्तिगत भिन्नता का जो कारण था ना, क्यों होता है, किस लिए होता है, वो खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र, जिसको कि हम एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है शारीरिक, फिर है सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक, ठीक है। यहाँ पे टायलर जो है वो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि मापीय व्यक्तिगत भिन्नता मुख्य रूप से शरीर के आकार एवं स्वरूप, शारीरिक कार्यों में गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्ति के लक्षणों में होती है, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया था कि वो शरीर की जो कार्य करने की क्षमता है, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसकी रुचि, इन सारी चीजों में होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इन सारे एरियाज को जो बताया है, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक, ये व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र किस प्रकार से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला है वह शारीरिक क्षेत्र। तो इसमें मैंने ये इस तरीके से समझाने की कोशिश करी है, तो मैं आपको इसको समझाती हूँ, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स है ना अपने नोटबुक में लिख लेना, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम पे हेल्प मिलेगा, ठीक है। और पहले वाले वीडियोस में भी मैंने बोला है कि अब आप लोग शिक्षक बनने वाले हो, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी आप उन सारी चीजों को अच्छे से सुनना, ताकि एग्जाम में लिखने में आपको मदद मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है शारीरिक क्षेत्र, तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है शारीरिक भिन्नता और दूसरा है गत्यात्मक योग्यता भिन्नता। तो शारीरिक भिन्नता के अंदर क्या होता है कि आप लोग कभी भी देखोगे, शारीरिक भिन्नता का मतलब यहाँ पे क्या है कि 2 लोग कभी एक जैसे नहीं होते हैं, कोई अधिक भारी होते हैं तो कम भारी होते हैं। तो किसी शारीरिक कार्य करने की क्षमता जो होती है किसी की कम होती है तो किसी की ज्यादा होती है। तो किसी का हाइट देख लेना, ज्यादा होता है तो किसी का हाइट कम होता है। कोई शारीरिक रूप से
डिसेबल है तो कोई शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ये यहाँ पे बताता है वैयक्तिक भिन्नता, जो कि शारीरिक भिन्नता है। ये सारी चीजें आपको शारीरिक भिन्नता के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे गत्यात्मक योग्यता में। ठीक है, तो गत्यात्मक योग्यता का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोटर एबिलिटी डिफरेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, हमारी शारीरिक जो क्षमता होती है ना, उसको यहाँ पे बताया गया है। तो कभी भी देख लेना कि दो आयु वर्ष, मतलब दो इंसान 4 साल का है, मतलब दो बालक अगर आप एग्जाम्पल में ले लो, दोनों बालक 4-5 साल के हैं, ठीक है, तो उनकी जो कार्य करने की क्षमता होगी ना, वो एक जैसी नहीं होगी, वो भी अलग अलग होगी। तो आप देख लेना कि कोई एक बच्चा होगा, वो उस काम को जल्दी से कर लेगा जो आप उसको करने के लिए दोगे, और वही एक दूसरा बच्चा जो होगा, वो उसी काम को थोड़ा टाइम लेके करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए तो आप ये देख पाओगे कि जो महिलाएं होती हैं, वो देख लेना, वो सिलाई कढ़ाई में काफी ज्यादा निपुण होती हैं, काफी ज्यादा एक्टिव होती हैं। ठीक है, मतलब अगर उनको बोल दिया जाए ना कि ये उनको सिलाई करना है, तो वो जल्दी से फटाफट सिलाई करके दे देंगी, है ना। वो घर के काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाती हैं। मतलब अभी तो देखा जाए तो चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो मतलब कोई महिला हो, चाहे कोई पुरुष हो, दोनों बराबर का ही काम करते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। और वही अगर देखा जाए तो जो एक पुरुष होता है, वो बाहर जाके काम करता है, वो फावड़ा, उसको हथौड़ा दे दो चलाने के लिए, या तो फिर पत्थर खोदने के लिए, तो काफी आसानी से खोद सकता है, जो कि महिलाएं नहीं कर पाती हैं उतनी आसानी से। तो यही यहाँ पे इनका भिन्नता बता रहा है कि इनकी कार्य करने की जो भिन्नता होती है ना, वो भी अलग अलग होती है। क्योंकि शारीरिक जो बनावट होती है ना, शरीर का जो काम करने का तरीका है, वो कितना भार आप उठा सकते हो, क्योंकि जो एक महिला होती है वो उतना ज्यादा भार नहीं उठा पाती, लेकिन एक पुरुष होता है, वो क्या होता है, बहुत से ज्यादा भारी चीज भी वो उठा सकता है। तो यही यहाँ पे भिन्नता दर्शाता है, शारीरिक भिन्नता और गत्यात्मक भिन्नता में, जो कि शारीरिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे संवेगात्मक क्षेत्र। तो यहाँ पे 3 है, क्या क्या है, अभिवृत्तियों में भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता और रुचियों में भिन्नता। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है जो संवेगात्मक क्षेत्र होता है ना, तो संवेग का जो संबंध होता है, वो शरीर और मन दोनों के साथ होता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने इसको अलग अलग करके बताया है। इन्होंने बताया कि कोई अभी मतलब किसी की अभिवृत्तियों में भिन्नता पाई जाती है, किसी के संवेग में, तो किसी की रुचियों में। तो अगर यहाँ पे रुचियों से अगर हम स्टार्ट करें, तो रुचियां अगर आप देखोगे, तो कोई भी इंसान, अगर किसी दो इंसान को आप ले लो, सामने खड़े कर लो, और आप उनसे उनकी रुचियों के बारे में पूछो कि आपको क्या करना ज्यादा पसंद है, तो आप देख लेना दोनों का उत्तर हमेशा अलग आएगा। कोई बोलेगा कि उसको खेलने में रुचि है, कोई बोलेगा उसको पढ़ने में है, कोई बोलेगा अगर खेल में ही है तो कौन से खेल में है। तो अगर आप उनसे पूछोगे तो कोई बोलेगा क्रिकेट में है, कोई बोलेगा कि फुटबॉल में है, कोई बोलेगा वॉलीबॉल में है, कोई बोलेगा कि बैडमिंटन में है। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ लोग जो होते हैं वो खाना खाने के प्रति काफी रुचि रखते हैं, मतलब उनको अगर खाना दे दो ना, वाह, उनके लिए बहुत मस्त। तो इसी के चलते यहाँ पे बोला जाता है कि उनकी जो रुचियां होती है ना, उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। बार बार वही चीज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, कि कोई भी दो इंसान सिमिलर नहीं होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, दो इंसान सिमिलर कभी नहीं होते हैं। तो यही यहाँ पे रुचियों में उनकी भिन्नता बता रहा है। फिर अब हम लोग देखेंगे संवेगात्मक भिन्नता। ठीक है, तो संवेगात्मक भिन्नता के अंतर्गत क्या हो जाता है कि अगर अगर बच्चा छोटा है तो उनकी संवेगात्मक भिन्नता क्या होता है, लगभग लगभग एक जैसी होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, ठीक है, जैसे वो अगर शिशुअवस्था में है, शिशु काल में है, फिर बाल्यावस्था में जाएगा, फिर किशोरावस्था में जाएगा, फिर प्रौढ़ावस्था में जाएगा, तो वैसे वैसे क्या होती है, उनके संवेगों में भी भिन्नता पाई जाती है। उनमें ज्यादा गुस्सा करना, फिर किसी को देख लेना बहुत ज्यादा प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, कोई बहुत ज्यादा कठोर होता है, कोई तो इतना ज्यादा डरते हैं ना, मतलब कभी कभी देख लेना कि कभी कभी क्या, जो मतलब बहुत गुस्सैल होते हैं ना, उनके सामने बच्चे जाने से बहुत ज्यादा डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो संवेगात्मक भिन्नता है वो अलग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे, तो बच्चे उनसे नहीं डरते हैं, बच्चे उनके पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, है ना। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि संवेगों का भिन्नता क्या होता है। कुछ बच्चे देखना कि बहुत ज्यादा डरे डरे से होते हैं, और कुछ बच्चे काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, है ना। तो यही यहाँ पे बता रहा है संवेगात्मक भिन्नता। अब हम देखेंगे अभिवृत्तियों में भिन्नता। तो अभिवृत्तियों में भिन्नता का क्या मतलब होता है कि एटीट्यूड, हर इंसान का एटीट्यूड जो होता है ना, वो एक जैसा नहीं होता है। चाहे वो कपड़े को लेके हो, चाहे वो किसी वस्तु को लेके हो, चाहे वो किसी व्यक्ति को लेके हो, या चाहे फिर उसके कार्य करने का है। बोलते हैं ना कि आपका एटीट्यूड, किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, किसी का नेगेटिव एटीट्यूड होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि उस इंसान का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, किसी को हम बोलते हैं बहुत ज्यादा निगेटिव एटीट्यूड है। तो निगेटिव एटीट्यूड की तरफ हम लोग अट्रैक्ट नहीं होते, हम लोग उसकी तरफ नहीं जाते। लेकिन जिसका
पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, जिसको कि हम लोग धनात्मक अभिवृत्ति बोलते हैं, उसकी ओर हम लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जो अगर अच्छा होता है, जो अच्छे से आपसे बात करे, जो हर एक चीजों में आपकी हेल्प करे, आप उसकी ओर ही आकर्षित हो गए ना। या फिर आप उसकी ओर आकर्षित हो गए जो आपको हर एक बातों में डांटे या फिर हर एक बातों में आप में चीखे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, ऑब्वियस सी बात है नहीं। तो यही यहाँ पे बताता है अभिवृत्तियों में भिन्नता। अभिवृत्तियों में भिन्नता कैसे पाई जाती है, जैसा उसको वातावरण मिलेगा वैसे ही उसका विकास होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका अभिवृत्तियों में भिन्नता। तो ये आ जाता है आपका संवेगात्मक क्षेत्र के अंदर। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक क्षेत्र। ठीक है, अब सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो सामाजिक क्षेत्र में यहाँ पे 4 चीजें बताई गई हैं। तो पहला क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता। दूसरा, आदर्शों, मूल्यों एवं नैतिकता में भिन्नता। जातीय तथा राष्ट्रीय भिन्नता और आत्मधारणाओं में भिन्नता। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता। तो ये जो होता है ना, वो लोगों में पाया जाता है। मैंने अभी बताया था कि हर जगह का जो कल्चर होता है वो एक जैसा नहीं होता है, हर जगह के लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसी के चलते उनमें क्या होती है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता पाई जाती है। और ये दोनों जो है ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसी के चलते बोला जाता है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता भी जो होती है वो व्यक्तिक भिन्नता का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट है आदर्शों, मूल्यों एवं नैतिकता में भिन्नता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल्स, वैल्यूज एंड मोरालिटी डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये देख लेना, ये भी हर एक लोगों में एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग इसमें से तीनों में से किसी एक चीज को ही अडॉप्ट करते हैं, तो किसी में देख रहे हैं ये सारी जो तीनों चीजें हैं वो तीनों चीजें उनमें मिलेगी। यही सारी चीजें जो होती है एक इंसान का व्यक्तित्व का क्या करती है, निर्माण करती है। ये बताती है उसका व्यवहार कैसा है लोगों के तरफ, वो आदर्शवान है, वो मूल्यवान है, वो नैतिकता से परिपूर्ण है। ठीक है ना, यही सारी चीजें बताती है। इसी के चलते इसमें देख पाओगे आप लोग कि कोई भी व्यक्ति जो होता है, दो व्यक्ति सिमिलर नहीं होते। किसी में आप देख लेना कि उसमें बहुत सारा आदर्श है, बोलते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा संस्कारी है और उसमें बहुत ज्यादा मोरालिटी है। तो इसी के चलते बोला जाता है कि आदर्श, मूल्य और नैतिकता में भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे जातीय तथा राष्ट्रीय भिन्नता। तो इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं रेशियल एंड नेशनल डिफरेंस। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो एक जाति के व्यक्ति होते हैं ना, उसमें कुछ गुण जो होते हैं समान होते हैं, और वही दूसरी जाति के लोग होते हैं उसमें क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंस हुआ। राष्ट्र अलग अलग, मैंने बताया था कि हर देश का जो होता है, वो निग्रो वाला और अमेरिकन बच्चों वाला एग्जांपल दिया था ना, कि निग्रो जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं अमेरिकन वाले लोगों से। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया का कल्चर अलग है, इंडिया के लोग अलग हैं, उनके रहने चलने का ढंग अलग है। ठीक है, और वही चीज अगर आप बाहर देखोगे, अमेरिका में देख लोगे, अफ्रीका में देख लोगे, तो वहां का कल्चर अलग है, वहां के लोग अलग हैं, उनकी सोचने काम करने के तरीके अलग हैं, है ना। तो इसी के चलते बोला जाता है जातीय तथा राष्ट्रीय भिन्नता। फोर्थ वन देखेंगे आत्मधारणाओं से भिन्नता, जिसको कि हम सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आत्मधारणा का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, अपने बारे में एक धारणा बना के बैठ जाता है, जो अपने बारे में ही सोचता है, अपने बारे में एक ठोस विचार बना लेता है। कुछ लोग ऐसा होता है ना, अगर हम कमजोर हैं तो कमजोर ही हैं, अगर हम मजबूत हैं तो मजबूत ही हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं आत्मधारणा। जो अपने बारे में एक ठोस धारणा बना के बैठ जाते हैं, अपने बारे में एक नहीं मिटने वाली धारणा बना के बैठ जाते हैं। कभी कभी देखोगे कि कोई बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में होता है, यार इतना करने के बाद भी मुझे इतना ही मिला, इसका मतलब मैं उस जगह तक हूँ ही नहीं, मैं कमजोर हूँ। तो ये क्या होता है, उनको उनके प्रति एक धारणा वो बना लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हुए भी खुद के प्रति ये धारणा बनाते हैं कि नहीं, मैं उससे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, है ना। तो यही होता है आत्मधारणा। इसको भी अभी के टाइम में मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिक भिन्नता में शामिल किया है। जो लोग अपने बारे में एक विशेष प्रकार की धारणा बना के बैठे रहते हैं, जो है भी नहीं उसके बारे में सोचते हैं, और जो होता है उसके बारे में नहीं सोचते हैं, तो वो भी उनको लोगों से अलग करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे मानसिक शिक्षा। तो ये भी 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला है बुद्धि भिन्नता, उपलब्धि भिन्नता, अभिक्षमता भिन्नता और विशिष्ट योग्यता भिन्नता। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे बुद्धि भिन्नता। ठीक है, तो बुद्धि भिन्नता में क्या होता है, जो टर्मैन और बिने थे, ये जो थे वो मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने कहा कि हर एक इंसान की बुद्धि क्या होती है, अलग अलग होती है। और अभी के टाइम पे बुद्धि को जांच करने के लिए क्या होता है, आईक्यू टेस्ट होता है। आईक्यू को हम लोग इंटेलिजेंट क्वोशंट बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको कि हम बुद्धि लब्धि भी बोलते हैं। बुद्धि लब्धि की
टेस्ट होती है, ठीक है ना, जिससे कि एक बच्चा का आईक्यू पता किया जा सकता है कि वो तेज है या वो पढ़ाई में या फिर बुद्धि उसकी बहुत ज्यादा कम है, जिसको कि अगर बुकिश लैंग्वेज में बोला जाए, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ था जिस बुक में मैंने पढ़ा था उसमें था जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि का मतलब होता है इडियट, ओके, और प्रतिभाशाली का मतलब होता है जीनियस। तो यहाँ पे आईक्यू के द्वारा ही देखा जाता है कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, कौन सा बच्चा बुद्धि में तेज है। तो यही होती है आपकी बुद्धि भिन्नता, जो कि तो अभी के टाइम पे मनोवैज्ञानिकों ने इसको भी व्यक्तिक भिन्नता का क्षेत्र बताया है, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे उपलब्धि भिन्नता। उपलब्धि भिन्नता में क्या होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर हमने एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम में हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ, तो वो क्या होती है, हमारी उपलब्धि होती है कि हमने फर्स्ट डिवीजन लाया, सेकंड लाया, थर्ड लाया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग देखोगे कि जिन बच्चों की रुचि होती है, उपलब्धि प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, बुद्धि के साथ साथ उस सब्जेक्ट में रुचि भी होनी चाहिए। वरना एक बच्चा बहुत ज्यादा बुद्धिमान है और उसको जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहा है टीचर उसमें रुचि ही नहीं है, तो क्या होगा, उसके पास बुद्धि होते हुए भी उस पेपर में वो मार्क्स ज्यादा नहीं प्राप्त कर पाएगा। और वैसे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कम बुद्धि लब्धि होती है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट में उनकी रुचि होती है उस हिसाब से वो ज्यादा बुद्धि लब्धि वाले बच्चे से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे उपलब्धि भिन्नता का यही मतलब है। अभी के समय में मनोवैज्ञानिकों ने इसको भी व्यक्तिक भिन्नता का एक क्षेत्र बताया है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे ये जो बुद्धि भिन्नता है, उपलब्धि भिन्नता है, अभिक्षमता भिन्नता है, विशिष्ट योग्यता भिन्नता है, इन सबों को अभी के टाइम पे मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, व्यक्तिक भिन्नता का एक क्षेत्र बताया है। अभी क्षमता भिन्नता में क्या होता है कि कोई भी बालक क्या होता है, पहले से ही वो क्या होता है, उनके अंदर एक गुण होता है, ठीक है। वो ये सोचते हैं, देखना जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, अगर किसी भी चीज को देखेंगे तो आप उनको पूछोगे बेटा आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके, तो वो बोलेंगे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो वो क्या होती है, उनके अंदर वो चीजें रहती हैं, उनके दिमाग में ये चीजें बैठ जाती है कि उनको वही क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो आगे भी अगर वो बढ़ते हैं ना, तो वो अपने दिमाग में ये लेके चलते हैं कि नहीं उनको ये क्षेत्र चाहिए। अगर उनको डॉक्टर बनना है तो उस फील्ड में वो जाएंगे, अगर उनको इंजीनियर बनना है तो उस फील्ड में वो जाएंगे, अगर उनको बिजनेसमैन बनना है तो वो उस फील्ड में जाएंगे, ठीक है ना। तो उस समय पे क्या होती है कि हर एक बच्चे की अपनी अपनी अभी क्षमता होती है। हर एक बच्चा, ये नहीं है कि सारे बच्चे यही सोचते कि नहीं मैं मेडिकल ही पढ़ूंगा, नहीं, हर एक बच्चे अपने अपने हिसाब से अलग अलग क्षेत्र का चुनाव करते हैं। तो इसी के लिए इसको भी मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिक भिन्नता का क्षेत्र माना है। अभी नेक्स्ट देखेंगे विशिष्ट योग्यता भिन्नता। तो यहाँ पे क्या है कि हर एक लोग जो होते हैं ना, एक विशिष्ट क्षेत्र को चुन लेते हैं, ठीक है। उनमें ये जागरूकता आप देखने पाओगे कि हाँ मैं ये बनूंगा, मैं मेडिकल करूंगा, तो मैं इंजीनियर करूंगा, तो मैं बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन करूंगा। ये सारी क्या होती है, उनके रुझान को, वो जो उनकी रुचि है जिस क्षेत्र में, उसको प्रकट करती है। किसी को देख लेना, कोई खेल के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो कोई कलाकारी के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई साहित्य के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो अपनी रुचियों को प्रकट कर रहा है। और जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि होती है उसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ने में कामयाब होता है। तो इसी के चलते मनोवैज्ञानिकों ने इसको भी, विशिष्ट योग्यता भिन्नता को भी व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत ही रखा है, उसके क्षेत्र में इसको भी डाला है। क्योंकि हर एक क्षेत्र में हर एक लोग एक जैसे नहीं होते, हर एक लोग एक जैसा नहीं सोचते हैं, हर एक लोग की जो विशिष्ट योग्यता है वो अलग होती है, हर एक लोगों की सोचने की क्षमता अलग होती है, उनकी रुचियां अलग होती है। इसी के लिए मानसिक क्षेत्र में इन चारों को मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत रखा है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिक भिन्नता के शैक्षिक महत्व, ठीक है। हम लोग अब इसको एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, इम्प्लीकेशन, ओके, जिसको क्या हम इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता है आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की शिक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं को अधिक महत्व देते हैं। व्यक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर शिक्षक अपने छात्र का हित कर सकती है। इसीलिए बालकों के व्यक्तिक भिन्नताओं को दृष्टि में रखते हुए उनकी शिक्षा में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, ठीक है। तो पहले क्या होता था ना, पहले की जो शिक्षा होती थी ना वो अध्यापक केंद्रित होती थी, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, ठीक है। तो पहले की जो शिक्षा थी वो होती थी अध्यापक केंद्रित शिक्षा, ठीक है। लेकिन अभी की जो शिक्षा है वो है बाल केंद्रित, ठीक है। पहले क्या होता था कि बच्चों को शिक्षक के अनुसार चलना होता था। पहले हमने भी पढ़ाई करी है, तो पहले क्या होता था, अगर आप याद करके नहीं जाओगे तो टीचर आपको बहुत मारेगी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने इस चीज का पता लगाया और उन्होंने बहुत सारे अध्ययन के बाद बताया कि नहीं, शिक्षा
जो है वो अध्यापक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। जब तक हम बच्चों की रुचियों को नहीं जानेंगे तब तक हम उन्हें कैसे शिक्षा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ऑब्वियस सी बात है, आप उनको चाहे लाख मार लो, चाहे लाख डांट लो, तो भी जिस चीज में उनकी रुचि नहीं है वो उस चीज को नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता के शैक्षिक महत्व में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने ये 10 पॉइंट्स डाले हैं। तो पहला क्या है? कक्षा की सीमा आकार मतलब सीमित आकार, फिर पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण विधि का चयन, शैक्षिक निर्देशन, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा, विद्यालय परिवार तथा समाज में सहयोग, पाठ्यक्रम निर्माण, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, व्यवसायिक निर्देशन और गृह कार्य। ओके, तो अभी हम इन सारी चीजों के डिटेल्स को जानेंगे कि एक्चुअली में ये कक्षा की सीमित आकार क्या है, कितने बच्चे, कितने आकार का होना चाहिए कक्षा। ओके, तो हम ये सारे कुछ व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत जानेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला जो है वो है कक्षा की सीमित आकार। ठीक है, तो आप लिखते हैं बालक के व्यक्तिगत भिन्नता को साथ में रखते हुए एक कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक नहीं चाहिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक कक्षा में 20 या 25 छात्र से अधिक छात्र ना हो। कक्षा में अधिक छात्र से शिक्षक उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित नहीं कर पाते। ठीक है, तो नॉर्मली कभी भी आप देखोगे तो एक कक्षा में अगर जरूरत से ज्यादा बच्चे होते हैं तो एक अध्यापक का क्या होता है? सबों के ऊपर ध्यान नहीं हो पाता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने इसी के लिए बोला है कि एक जो क्लास होता है ना, उसमें एक लिमिटेड बच्चे होने चाहिए। मतलब क्लास में 20 या 25 बच्चे होने चाहिए, जिससे कि एक अध्यापक का ध्यान हर एक बच्चों की ओर जाए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वह सब्जेक्ट में रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है ना। तभी तो हर एक बच्चे पे ध्यान जाएगा ना। अगर एक कक्षा में 50 से 55 या 100 बच्चे होंगे तो एक अध्यापक किस पे ध्यान दे पाएगा? किसी पे नहीं। तो वो कुछ गिने चुने लोगों पे ही ध्यान दे पाएगा, सब पे तो ध्यान नहीं दे पाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है? व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है ना, उसके आधार पर विद्यार्थी को 3 भागों में बांटा है। तो पहला है निम्न, दूसरा है औसत और तीसरा है उच्च। ठीक है, तो क्लास में आप हमेशा देखोगे कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आपसे उठ के सवाल करेंगे। ठीक है, आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, अगर हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, तो उनको क्या हम उच्च स्तर पे रखेंगे, जिनका आईक्यू बहुत हाई है। ठीक है, और ये औसत जो होता है उनका आईक्यू थोड़ा मतलब हाई वाले से थोड़ा कम, और निम्न में हम उनको रखेंगे जिनमें सारे लोग ही आ जाते हैं, मतलब 50% को। ठीक है ना। तो इसी के लिए बोला जाता है कि कक्षा में हर एक टाइप के छात्र छात्राएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट का आईक्यू लेवल एकदम टॉप पे होता है, कुछ निम्न भी होते हैं, कुछ औसत भी होते हैं। तो एक अध्यापक को सबों पे ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आईक्यू लेवल है वो भी तो एक व्यक्तिगत भिन्नता दर्शा रही है ना, कि सारे लोग एक जैसे नहीं है। किसी का लेवल कम है, किसी का लेवल थोड़ा अप है, किसी का पूरा अप है ना। तो इसी के चलते बोला जाता है, मनोवैज्ञानिकों ने ये अध्ययन करा कि अगर एक कक्षा में 20 से 25 छात्र अगर होते हैं तो क्या होता है? एक अध्यापक का ध्यान बच्चों में अच्छे तरीके से जाता है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, और वो बच्चे को अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं, चाहे बच्चा जैसा भी क्यों ना हो। ठीक है, अगर वो पढ़ाई में कमजोर हो या पढ़ाई में बहुत अधिक अच्छा हो, तो इसी के चलते बोला जाता है कि कक्षा की जो आकार है वो सीमित होनी चाहिए, है ना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे शैक्षिक निर्देशन। तो यहाँ पे बोलता है कि वर्तमान में किसी भी स्तर की शिक्षा का उद्देश्य उस स्तर तक तैयार करना है जिस स्तर तक वो अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सके, है ना। और समाज को भी उससे उतना ही लाभ प्राप्त हो जितना कि उस बालक को। ठीक है, तो शिक्षा का एक उद्देश्य क्या है? ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि हम बच्चों को, एक जो अध्यापक है बच्चों को इतना अच्छे तरीके से तैयार करे ना कि बच्चा अपने लाइफ में जो वो चाहता है वो उसको प्राप्त कर सके, है ना। और उसको प्राप्त करते वो जो समाज में रहता है उस समाज का भी भला कर सके। तो एक अध्यापक को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि हमें बच्चों को ऐसे शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि बच्चा क्या हो, अपने भविष्य को अच्छा बना सके, है ना। जो भी वो लाइफ में चाहता है, लाइफ के जो ऐशो आराम है वो प्राप्त कर सके और समाज को भी कुछ दे सके। यही बोलता है आपका शैक्षिक निर्देशन। तो मनोविज्ञानी के अनुसार से ये सारी जो 10 पॉइंट्स मैंने डाले हैं ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है एक शिक्षक को विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है व्यक्तित्व शिक्षण व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं आधुनिक शिक्षा जगत में व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली कई प्रकार की शिक्षा प्रणालियों का जन्म है, जिसमें निम्न है। तो कौन कौन सा है? प्रोजेक्ट योजना है,
डाल्टन प्रणाली है, मॉन्टेसरी पद्धति है और वेनेटिका योजना है। ये चारों जो है वो खुद से मतलब आपको किसी बच्चे पे दबाव नहीं देना है, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ना है उनके कार्यों के लिए, ठीक है ना। प्रोजेक्ट योजना जो है तो इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, कौन लेके इसको आया, तो इसको लाने वाले थे किलपैट्रिक, ठीक है। ये जो है वो जॉन डीवी के जो कि एक मनोवैज्ञानिक है उनके शिष्य थे। जॉन डीवी ने करके सीखने का सिद्धांत दिया था, तो किलपैट्रिक ने उस चीज को आगे बढ़ाया और उन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया कि एक बच्चे को करके सीखने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा किसी काम को करता है तो अपने हिसाब से, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो उस चीज को जल्दी अडॉप्ट करता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट योजना में यही बोला गया है कि एक शिक्षक को एक स्टूडेंट को प्रोजेक्ट देना चाहिए जिसमें बच्चों की रुचि है, ठीक है। आपको बच्चों से बोलना चाहिए कि अगर तुमको जो भी इन सारे, आप एक टॉपिक बना लो, आप बच्चों को दिखाओ, उनको पूछो कि इसमें से तुमको जो भी टॉपिक सही लगता है आप इसमें एक प्रोजेक्ट बना के लेके आओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चा उस चीज के लिए तो पहले बहुत ज्यादा उत्साहित होगा कि उसको हाँ करना है, और वो प्रोजेक्ट के माध्यम से उन सारी चीजों को, नई चीजों को सीखेगा भी, ठीक है। तो यही है प्रोजेक्ट योजना। दूसरा है डाल्टन प्रणाली। तो डाल्टन प्रणाली को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मिस हेलेन पार्क हर्स्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी बोला कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखना चाहिए, आपको बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को। अगर वो सीखते हैं तो उनको स्वतंत्र छोड़ दो, वो जो भी करे उनको स्वतंत्र छोड़ दो ताकि वो उन सारी चीजों से सीखें, ठीक है ना। वैसे ही मॉन्टेसरी पद्धति, तो मॉन्टेसरी पद्धति को इंट्रोड्यूस कराने वाले थे श्रीमती मारिया, ठीक है। तो इनको जो इंट्रोड्यूस कराई है वो है श्रीमती मारिया मॉन्टेस। तो इन्होंने बोला कि बच्चे जो होते हैं ना, इसमें मॉन्टेसरी में क्या होता है कि 3 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा दी जाती है, और इसमें क्या है कि इसमें बच्चे को, तो जो मॉन्टेसरी जी थी ना उन्होंने 3 विधि को लागू किया था, ठीक है। इन्होंने 3 विधियां दी थी। तो इन्होंने बोला था कर्मेंद्रियों द्वारा सीखना, फिर दूसरा था ज्ञान इंद्रियों द्वारा सीखना, और तीसरा था पढ़ने लिखने की शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलती हैं ये कर्म इंद्रियों द्वारा सीखने का मतलब ये है कि बच्चे को किसी काम को करके सिखाना, ठीक है। बच्चे अगर कपड़े पहनते हैं, देख लेना, बच्चे अगर पहली बार खुद से अगर शर्ट पहन रहे हैं और बटन जब लगाते हो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, मैं लगाऊंगा, तो वो हो जाता है कर्म इंद्रियों द्वारा सीखना, ठीक है। अब ज्ञान इंद्रियों द्वारा सीखना, तो इन्होंने यहाँ पे यही बताया था कि एक बार में कोई एक ही इंद्रिया काम करती है। तो इन्होंने उस समय पे जो रखा था वो था कि आप एक बार में सूंघ और सुन नहीं सकते हो, आप एक बार में किसी एक ही इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हो, तो आप स्वाद अनुभव कर सकते हो, सुन सकते हो, या तो फिर सूंघ सकते हो, ठीक है ना। और थर्ड वाला जो है वो है पढ़ने लिखने की शिक्षा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि बच्चे जो होते हैं ना वो पढ़ने की अपेक्षा लिखना, ठीक है, उनको ज्यादा सरल लगता है। तो इसमें इन्होंने इनके बारे में बताया था, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये सारे भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न चीजों को बारे में बताए हैं, ठीक है ना। अब हम फोर्थ वन देखेंगे, वेनेटिका योजना। तो वेनेटिका योजना को इंट्रोड्यूस कराने वाले थे डॉक्टर कार्लटन वॉसबर्न, ठीक है। तो इन्होंने भी बच्चे को स्वतंत्र रूप से शिक्षा देने के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये होता है आपका व्यक्तित्व शिक्षण व्यवस्था, ठीक है। ये चारों जो है इन्होंने इन्हीं सारी चीजों के बारे में बताया है कि हमें किसी भी बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना, उनको स्वतंत्र छोड़ना ताकि वो सीखें, ठीक है। अब चौथा, व्यवसायिक निर्देशन। तो यहाँ पे लिखता है छात्रों के शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व संबंधी गुणों का अध्ययन करके ही उन्हें अनुकूल व्यवसाय चुनाव में सहायता दी जा सकती है। अतः जीवन यापन के लिए किसी न किसी व्यवसाय को चुनना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि कोई भी बच्चा हो, उनको उनकी रुचि के हिसाब से ही आप उनको आगे के लिए तैयार करोगे, जिससे कि वो उस व्यवसाय को चुने और अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके, ठीक है। अब पांचवा है पाठ्यक्रम निर्माण। तो यहाँ पे लिखता है, स्किनर का कहना है कि बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण है, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रम के द्वारा उनकी विभिन्नताओं का सामना करना चाहिए, है ना। एक टीचर जो भी हो, जैसा भी हो, ठीक है, हर एक बच्चे अलग अलग जगह से, उनकी रुचियां भी अलग अलग होगी, लेकिन हमें क्या करना है, एज अ टीचर उनकी रुचियों को देखते हुए ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने हैं जिससे कि हम उनकी रुचि के अनुसार से उनको शिक्षा दे सके, ठीक है। तो 6 पॉइंट है यहाँ पे शिक्षण विधि का चयन। तो यहाँ पे लिखा हुआ व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ पे 7वां पॉइंट है लिंग भेद के अनुसार शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लिंग के आधार पर ही बालकों तथा बालिकाओं को शिक्षा दी जाए। शिक्षा का आधार बालक तथा बालिकाओं की रुचियों, क्षमताओं तथा योग्यताओं को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, ठीक है। ये भी क्लियर है कि हमें
लिंग भेद के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। लड़कों को हमें उनके हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए, लड़कों को हमें उनके हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है ना। और हर एक इंसान डिफरेंट है, तो उनको उस हिसाब से हमें शिक्षित करनी चाहिए, उनकी रुचियों उनकी क्षमताओं को देखते हुए। ओके, यहाँ पे मैंने बालकों तथा बालिकाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए मतलब अलग अलग इसलिए बोला क्योंकि जरूरत है कि बालिकाओं को जीवन में क्या क्या जरूरत पड़ती है उसके बारे में भी उनको महत्वपूर्ण शिक्षा दी जाए, और बालकों को आगे जाके क्या करना है उसके बारे में भी उनको शिक्षा दी जाए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है गृह कार्य। गृह कार्य भी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही होनी चाहिए। जो भी हम होमवर्क देते हैं वो बच्चे को उसके हिसाब से ही देनी चाहिए, जिससे कि वो उस चीज को सीखे, ठीक है, उसको वो बर्डन ना लगे, उसको वो चीजें आसान लगे। ओके, फिर है विद्यालय परिवार तथा समाज में सहयोग। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक में सर्वांगीण विकास करना है, जिसके लिए विद्यालय परिवार तथा समाज तीनों में परस्पर सहयोग होना चाहिए। एक बच्चा जब है उसको हम शिक्षा क्यों देते हैं, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो। तो एक बच्चा जो होता है ना वो विद्यालय में भी सीखता है, परिवार में भी सीखता है और समाज से भी सीखता है। तो इसी के चलते मनोवैज्ञानिकों ने बोला है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बालक का सर्वांगीण विकास होने के लिए इन तीनों का परिवार तथा समाज और विद्यालय का परस्पर सहयोग होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पे आपका व्यक्तिगत भिन्नता का चैप्टर समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता तो प्लीज आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करके इस वीडियो को दोबारा से रिपोस्ट करूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करना भी प्लीज मत भूलना, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं भी आपसे कुछ सीखूंगी, तो आप प्लीज मेरे को बताना कि मुझे और कहाँ किस तरीके से आपको समझाने की जरूरत है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ताकि और भी ज्यादा लोग देखें और वो इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाए। तो ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से पढ़ाई करना। बाय बाय, टेक केयर।